ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। हम लोग इलस्ट्रेशन ई पर बात करते आ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 27 तक किया था। उसका कुछ एक पोर्शन, कुछ एक हिस्सा उसका बाकी है कैलकुलेशन का। और क्वेश्चन 28 मैंने आपको एज अ होमवर्क असाइन किया था। अब आज की क्लास में मैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करने जा रहा हूँ। और जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा रह गया हमारा, फिर क्वेश्चन नंबर 27 का कुछ पोर्शन रह गया, तो ये हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे इफ नीडेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। नाउ हियर इज द क्वेश्चन। इसमें बताया जा रहा है कि क्यूबिकल ब्लॉक है एंड विच इज फ्लोटिंग विथ हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम इमर्स्ड। तो ये नोट करें कि यहाँ पर इस क्यूबिकल ब्लॉक का हाफ वॉल्यूम पहले से इमर्स्ड है। हाफ वॉल्यूम पहले से इमर्स्ड है। When the whole system is accelerate upwards with an acceleration g by 3, the fraction of volume immersed। तो अब इस सिचुएशन में जिसमें पहले से हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, उस पूरी सिस्टम को हम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करते हैं। तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि कितना फ्रैक्शन वॉल्यूम इमर्स्ड होगा। तो पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन को समझते हैं। ये एक्सेलरेट करने से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, एक्सेलरेट करने से पहले। तो एक्सेलरेट करने से पहले बच्चों अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसका जो वेट है mg, वो डाउनवर्ड है और इस पर एक बायोन्स फोर्स ऑफ बायोन्सी ऊपर की तरफ आ रहा होगा। और अभी मैंने एक्सेलरेशन नहीं लगाया है। ठीक है, ये सिचुएशन को मैं देख रहा हूँ। तो इस कंडीशन को मैथमेटिकली अगर हम लिखते हैं तो वी नो दैट के इसके वेट को फोर्स ऑफ बायोन्सी ने बैलेंस कर दिया है। अब जो मास होता है वो लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बायोन्सी हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिसे मैं फिलहाल रो अज्यूम कर रहा हूँ, इंटू वॉल्यूम अगर आप नोट करेंगे v/2 इंटू जी। अच्छा, ये समझा मैंने यहाँ पे v/2 क्यों लिखा? यस, यस, व्हाई आई एम राइटिंग v/2 इन केस ऑफ फोर्स ऑफ बायोन्सी? हियर इज द आंसर। आ रहा है समझ में? यस। यस सर। तो अब इस केस में हम देखेंगे कि ये वी फैक्टर यहाँ से कैंसिल हो गया, जी जी से कैंसिल हो गया। तो एक जनरलाइज रिलेशन हमको मिलती है कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड ब्लॉक इज इक्वल टू हाफ द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये मैंने पहले इसलिए एक्सट्रैक्ट कर लिया क्योंकि हमें सॉलिड क्यूबिकल ब्लॉक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं थी कि उसका डेंसिटी कितना है, क्या है। तो अब हमें समझ आ गया कि उसका डेंसिटी हाफ है। अब इस सिस्टम को दोबारा यूज करते हैं। अगर हम इस सिस्टम को दोबारा यूज करते हैं तो इस बार हमने क्या कर दिया, इस सिस्टम को एक्सेलरेट कर दिया है। वी गॉट दिस सिस्टम एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, वी गॉट दिस सिस्टम एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेट कर जाता है तब भी हमें यही कहना होगा कि जो इसका वेट है, जिसे मैं फिलहाल डब्ल्यू डैश लिख रहा हूं, वो बैलेंस हो जाएगा न्यू बायोंट फोर्स से। अब न्यू बायोंट फोर्स और न्यू वेट मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूं, क्योंकि अब ये पूरी की पूरी सिस्टम जो है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं नया वेट लिखने की कोशिश करता हूं तो वो इस बार आ जाएगा m इंटू, अगर मैं गलत नहीं हूं तो g प्लस g/3, क्योंकि सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हुआ है, याद रखो। अगर सिस्टम ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होता है तो उसका सीड ऑफ एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आता है। समझा बच्चों ये? यस। यस। अब नया बायोंट फोर्स ऐसे आएगा, डेंसिटी हमें पता नहीं भाई कि कितनी वॉल्यूम इमर्स हो जाएगी, लेकिन जब एक्सेलरेशन लिखने की बारी आएगी तो इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा g प्लस g/3। जरा सोच के देखें, क्योंकि बायोंट फोर्स में भी हम एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो चूंकि सिस्टम पूरा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो गया है तो सीडो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आ जाएगा एंड दैट शुड बी रिटन एज g प्लस g/3। इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये हम जानते हैं। करेक्ट हुआ ये? यस सर। अब इसमें से ये पूरा फैक्टर निपट गया, कैंसल आउट हो गया। अब यहां बच गया m। m आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम वट एवर इट में हैव, इज इक्वल टू, दूसरी तरफ आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम v डैश।
ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि फोर्स ऑफ बायोंसी निकालते वक्त कितनी वॉल्यूम अंदर की तरफ आई है, वी डोंट नो एग्जैक्टली ये अंदर की तरफ कितनी वॉल्यूम है, तो मैं इसे फिलहाल वी डैश लिख देता हूँ। अब यहां देखें, हमने ऑलरेडी सिग्मा के लिए एक रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है, एंड दैट इज रो बाई टू। तो उसको ला करके यहाँ सब्सटीट्यूट करें, तो ये विल बी गेटिंग सिग्मा इज इक्वल टू रो बाई टू इंटू वी इज इक्वल टू रो इंटू वी डैश। आप इसे सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा वी डैश इज इक्वल टू वी बाई टू। करेक्ट हो गई बात? यानी कि इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, वी डैश अपॉन वी इज इक्वल टू 1/2। तो यू कैन इजीली से कि हाफ द वॉल्यूम इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड, आधा वॉल्यूम ही सबमर्ज्ड रहेगा। तो ऑप्शन तो हमारा जाएगा ए। लेकिन नोटिसेबल बात क्या है कि ऐसे पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पहले भी आधा वॉल्यूम सबमर्ज था और अब भी आधा आधा ही वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। तो अब अगली बार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो कोई कैलकुलेशन बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर क्लेम कर सकते हैं। डन? यस, yes, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हियर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एक सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट गिवन है, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सिलेंड्रिकल अरेंजमेंट में कितनी लेंथ सिलेंडर की जो है ना वो सबमर्ज्ड होगी। तो अब हमें एग्जैक्टली पता तो नहीं है कि भाई कितनी लेंथ सबमर्ज होती है, तो चलो मान लेते हैं कि एक्स लेंथ जो है ना यहां से यहां तक एक्स लेंथ ये सबमर्ज्ड हो गई है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो बच्चों ये चीज तो आप आसानी से समझ जाओगे कि जो रिमेनिंग लेंथ है वो होनी चाहिए एल माइनस एक्स। अगर एक्स अंदर है तो एल माइनस एक्स बाहर होगी। अब आप सोचो बच्चों कि ये सिलेंडर अगर यूं ही बैलेंस्ड कंडीशन में है, लाइक ये सिलेंडर मैं दोबारा यहाँ पे बना रहा हूं, ये अगर ऐसे बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका वेट नीचे एक्ट करता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फोर्स ऑफ बायोंसी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो इक्वेशन तो बड़ी साफ साफ बनती है कि वॉट एवर द वेट ऑफ द सिलेंडर इज देयर, जिसे हम डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं mg, इट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ बायोंसी। करेक्ट जा रहे हैं? अब देखिए सिलेंडर की डेंसिटी तो रो बताई जा रही है, तो ये जो मास है मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। और फोर्स ऑफ बायोंसी जब मैं लिखने जा रहा हूं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स ऑफ रो इंटू वॉल्यूम इनसाइड इंटू ग्रेविटी। क्या कहते हो? सही है? और ख्याल रहे कि सिर्फ इतना ही वॉल्यूम yes, अंदर की तरफ है, इतना ही वॉल्यूम अंदर की तरफ है, पूरा नहीं है। अब इसमें हम नोटिस करेंगे कि यहां से ये रो फैक्टर, ये रो फैक्टर, ये जी फैक्टर कट गया। ये जो वॉल्यूम बच गया ये पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है अगर ध्यान से देखा जाए तो इस वॉल्यूम को हमें लिखना चाहिए ए इंटू एल, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज नथिंग बट इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिलेंडर। अब दूसरी तरफ देखो बेटा, सिलेंडर का सिर्फ इतना पोर्शन यहां से लेकर के यहां तक, इतना ही पोर्शन अंदर है, तो उसका वॉल्यूम हमें कैसे लिखना पड़ेगा? तो उसका वॉल्यूम हमें लिखना पड़ेगा ए इंटू एक्स। करेक्ट है? सही है नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। yes, sir. अब ए फैक्टर कैंसिल हो गया, तो कैलकुलेशन के बाद हमें आंसर मिलता है x इज इक्वल टू एल बाई थ्री। बट यू सी द क्वेश्चन, द डेटा इज प्रोवाइडेड टू अस कि l इज 60 सेंटीमीटर, देयरफॉर इट विल बी 60/3 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक। अब एक शॉर्टकट भी याद रखिए कि अगर सिलेंडर की डेंसिटी रो है और लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है तो इट्स 1/3 ऑफ द लेंथ विच इज गोइंग टू बी सबमर्ज्ड। 1/3, 60/20 l/3। डायरेक्ट आंसर क्लेम कर लें, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन हमें बनाना है, आप सभी अच्छे से नोटिस करें चीजों को।
थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा हमें यहाँ। Now we have been provided with the cylinder having a density rho, the liquid is having a density 3 rho, it is being kept L by 3 inside, 2 L by 3 outside and everything is just fine. बट हमने किया क्या कि इस सिलेंडर को ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया, स्लाइटली डिप किया और रिलीज किया। तो आप एक इमेजिनेशन करिए कि अगर सिलेंडर को हल्का सा डिप करके छोड़ दें, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। ये ऐसे सिलेंडर थोड़ा सा नीचे जाएगा, ये मैं इसका नीचे जाने वाला पोर्शन दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, यूं 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 ऐसे। ये हल्का सा नीचे गया, मान लो एक्स इतनी लेंथ ये नीचे गया। अब ये सब डिस्टर्ब हो गया होगा वट एवर इट इज, बट एक्स इतनी लेंथ ये नीचे चला गया और उसके बाद आपने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन। अगर ये एक्स इतना नीचे गया होगा, मान लो यहां तक, यहां से यहां तक, तो ये बची हुई लेंथ कितनी होगी सोचें। ये सिलेंडर ऐसी पोजीशन पे आ गया, इमेजिन करो, आ रहा है ध्यान में, हल्का सा डिप करके छोड़ रहे हैं ना आप इसको। फिर से बना दें इसको, देखो यही डायग्राम मैं दोबारा रिट्रेस करता हूं। क्वेश्चन कहता है कि अगर इस सिलेंडर को हमने हल्का सा डिप कर दिया, थोड़ा सा नीचे डुबा दिया, तो अब ये L/3 नहीं रहेगा ना, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना। यस सर। तो मान लेते हैं कुछ एक्स लेंथ ये नीचे डूब गया, यू कैन जस्ट इमेजिन एक्स लेंथ नीचे डूब गया। ठीक हो रहा है। लेट मी ड्रॉ दिस फिगर वंस अगेन। मान लो कि ये थोड़ा सा ऐसे नीचे आया, लाइक दिस, यहां से यहां से यहां तक, ये एक्स। अच्छा, पहले से L/3 था भी, तो ये बताओ टोटल लेंथ कितनी होगी। L/3 plus x। हाँ, परफेक्ट। सो दैट विल बिकम इक्वल टू L/3 प्लस एक्स। करेक्ट हुआ, सही है। यस। तो मैं इसको यहाँ साइड में मेंशन करता हूं कि नया वॉल्यूम इनसाइड जो होगा, नया वॉल्यूम इनसाइड जो होगा वो हो जाएगा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स प्लस L/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सही है। न्यू Right. वॉल्यूम इनसाइड वंस वी डिप इट। अब इस सिलेंडर को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो पहले से इसका वेट नीचे की तरफ है, नो इश्यूज। फोर्स ऑफ बायोंसी पहले से आ रहा है, नो इश्यूज। इसी सिचुएशन में जो फोर्स ऑफ बायोंसी आ सकता है वो तो आ ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है उसका। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसको डिप करने की वजह से इस पर एक्स्ट्रा फोर्स भी डेवलप हो रहा होगा। करेक्ट है। और उसी एक्स्ट्रा फोर्स की वजह से वो ऊपर उछलेगा अगर वो हटा दिया जाए। हमने उसको हल्का सा डिप किया और हटाया, ऊपर उछला, मतलब जब हम उसको डिप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी आ रहा होगा। आया ना। अरे भाई आंसर करें, यस। कम्युनिकेट करें सो दैट आई कैन जस्ट कंटिन्यू फ्रीली। सिलेंडर अच्छा खासा ऐसे फ्लोट कर रहा था, आपने प्रेस किया, प्रेस किया। जैसे ही आपने उसको प्रेस किया तो हम तो सोचेंगे भाई कुछ नहीं, खाली प्रेस किया हुआ है, लेकिन जस्ट इस प्रेस को हटा के देखो क्या ये सिलेंडर बाउंस बैक करता है। Yes, यस। sir. तो इसका मतलब जब हम उसको दबा रहे थे नीचे तो इस पर एक एक्स्ट्रा फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप हो चुका था, जैसे ही हमने अपना हाथ हटाया ये बाउंस बैक किया। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस ठीक। सर। और इनफैक्ट जब हम अपना हाथ हटा देते हैं तो ये सिलेंडर यूं ऐसे ऑसिलेशन की कंडीशन में चला जाता है। ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन लिखते हैं।
अगर हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी एक्स्ट्रा फोर्स जो भी आया वो प्लस बायोंसी फोर्स जो ऊपर की तरफ है, ये सब मिला के इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं जो नीचे की तरफ है। तो हम अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा फोर्स कितना आया, तो उसका आंसर आ जाएगा mg माइनस fb। करेक्ट है? सो दैट एक्स्ट्रा फोर्स Yes, नाउ sir. कैन बी रिटन एज f इज इक्वल टू, ये mg तो जैसा है वैसे लिख लें, चलो फोर्स ऑफ बायोंसी लिखते वक्त हमें लिखना पड़ेगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 3 रो एंड देन वॉट एवर द वॉल्यूम इट मेक्स इनसाइड इनटू द फैक्टर ऑफ ग्रेविटी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। अब जब मैं इसका mg फैक्टर मेंशन करूंगा तो mg फैक्टर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर वॉट एवर इट इज, टोटल वॉल्यूम v इनटू द ग्रेविटी फैक्टर माइनस दिस एज रो। अब वॉल्यूम इनसाइड, चलो थोड़ी देर के लिए मान लें ऐसे ही लिख लें इसको, इनटू जी। नाउ देखें ध्यान से इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, रो ए टोटल लेंथ l इनटू जी माइनस 3 रो ए into the factor of x plus l by 3 into g। करेक्ट हो गया, क्योंकि एक्स्ट्रा लेंथ डिप हो गई है और फोर्स ऑफ बायोंसी तो पूरी तरीके से डिपेंड करेगा ना कि कितना वॉल्यूम इनसाइड है। ठीक हो गया? यस Yes. अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लें आप, तो F इज इक्वल टू रो ए एल जी माइनस 3 रो ए एक्स जी माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, रो ए एल जी। ये फैक्टर मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप इसे अगर नोटिस करें तो ये पहला वाला टर्म और तीसरा वाला टर्म सेम है, तो वी में फाइंड के ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमें सडनली मिल जाता है कि भाई एक्स्ट्रा फोर्स जो डेवलप हुआ सिलेंडर पे वो कितना है, तो आंसर आया -3 रो ए एक्स। अच्छा, ये थोड़ी देर के लिए एक्स को मैं बाद में लिख रहा हूं, जी इनटू द लास्ट टर्म एक्स। ये एक्स्ट्रा फोर्स है वो। अब आप चौंकेंगे सर ये माइनस क्यों आ गया, तो बच्चा इसलिए माइनस आया क्योंकि जैसे ही हमने उसको डुबाया था, उसको डिस्प्लेस किया था, तो ये फोर्स अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट आ गया था। अब हमें Yes. चैप्टर पढ़ना है, उसका नाम है ऑसिलेशन। एज पर आवर सीक्वेंस ऑफ सिलेबस, इंडेक्सिंग जो है हमारी सिलेबस की, उसमें चैप्टर नंबर 5 है ऑसिलेशन। 5. उस चैप्टर में हमें ये इस तरीके की सिचुएशन हैंडल करनी है कि जब हम किसी सिस्टम को, स्प्रिंग मास वाली सिस्टम को मान लो डिस्टर्ब करते हैं और उसको रिलीज करते हैं, तो वो ऑसिलेट करने लगती है। तो उस वक्त जो फोर्स डेवलप होता है, जो सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करता है, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे आपने सिलेंडर को नीचे दबाया तो एक फोर्स अचानक से आ गया जो सिलेंडर को वापस उठा रहा था, अपनी जगह पे वापस लाने की कोशिश कर रहा था, दैट वी कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स। और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ ऑसिलेशन वो रिस्टोरिंग फोर्स लिखा जाता है -kx। अब बच्चों अच्छे से ध्यान दो कि एक ऑसिलेटरी सिस्टम का रिस्टोरिंग फोर्स ऐसा है, और हमने जो अभी फोर्स निकाला जो रिस्टोरिंग है, क्योंकि वो सिलेंडर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है, वो ये है। आपको इसमें सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। आप अगर इनकी सिमिलैरिटीज को चेक करते हैं तो चेक करके बताइए कि मुझे के कांस्टेंट की जगह पे क्या मिला। चेक 3 करिए। row A. वेरी गुड। तो हमें के कांस्टेंट की जगह पे मिल गया 3 रो ए। बाकी सब कुछ तो सेम है, इनफैक्ट आगे जी भी है, बाकी सब कुछ तो सेम है। माइनस माइनस की जगह पे आ गया, एक्स एक्स की जगह पे आ गया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और एफ एफ की जगह पे आ गया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो फिलहाल तो आपकी नॉलेज में नहीं है, बिकॉज वी स्टिल नीड टू लर्न चैप्टर नंबर 5, बट ऐसे याद रख लें कि जब कोई सिस्टम ऑसिलेट करती है तो उसका टाइम पीरियड लिखा जा सकता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑसिलेटिंग मास m डिवाइडेड बाई k। ठीक है, m बाई k ऐसे लिखा जा सकता है उसको। ओके विद दिस? यस सर। सो नाउ इन दिस सिचुएशन आपने बस इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। तो आप इस फॉर्मूले को अगर मॉडिफाई करते हैं तो यू कैन राइट t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, m हटा दें,
m की जगह लिखें डेंसिटी, एरिया, लेंथ, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, दैट इनफैक्ट इज वॉल्यूम। के के लिए हमको क्या क्या मिला, 3 रो ए जी, करेक्ट है, 3 रो ए जी, ये सारा कुछ मिल गया। अब जो जो कैंसिल हो सकता है कर दें, ये रो रो से कैंसिल हो गया, ए से कैंसिल हो गया, तो आपको इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला स्ट्रिक्टली मिलता है 2 पाई अंडर रूट L/3G। डन। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूले को अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बोलेंगे क्या सर हर बार इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा? नहीं, ध्यान से देखो, मैं इसे ऐसे लिख रहा हूं। अब कुछ तो दिमाग चलाओ, देखो, कंपेयर करो, सिलेंडर की कितनी लेंथ अंदर थी। ये सब करने से पहले सिलेंडर की कितनी लेंथ अंदर थी, L/3। और टाइम पीरियड देखो कैसे आ रहा है, तो थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। सही है ना? आ रहा है ध्यान में? अब मान लो यस ऐसा सर। अरेंजमेंट कर दिया हमने कि L/4 लेंथ अंदर है और टाइम पीरियड पूछा है, तो क्या आंसर आएगा? 2 पाई अंडर रूट L/4 डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, हर बार इतना पूरा यस। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी, बट हमें ये ख्याल रखना है कि हमें कैलकुलेशन करते आना चाहिए। अच्छा, हर बार L/3 L/4 ऐसा भी हो जरूरी नहीं है, ये 3 रो और रो लिक्विड के प्रोस्पेक्टिव में मैंने कहा है। अगर यहां डेंसिटीज बदल जाती हैं तो कैलकुलेशन हमें करने आना चाहिए, क्योंकि सारा कैलकुलेशन आगे आप देखो यहां लेटर ऑन डेंसिटीज पे डिपेंड करता है। ओके, अब इसी सीक्वेंस में एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो अलग अलग अरेंजमेंट दिए गए हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमने इनको डिस्टर्ब किया और ये सिस्टम ऑसिलेट करती है, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इनका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, कितना ऊपर नीचे जाएंगे? सोचो, पहले वाले का बताओ, कितना ऊपर नीचे जा सकता है ये, और दूसरे वाले का भी सोच के बताओ। कॉमन सेंस वाली बात है एकदम। इस सिलेंडर को मैं ज्यादा से ज्यादा कितना नीचे दबा सकता हूं? नीचे दबाते गया दबाते गया दबाते गया दबाते गया दबाते गया दबाते गया, तो कितनी लेंथ तक दबा सकता हूं नीचे? 6 सेंटीमीटर। 60 कहां से भाई, 20 तो 40। पहले से अंदर है। ज्यादा से ज्यादा मैं लिक्विड के अंदर ही दबा दूंगा ना, और क्या करूंगा? तो मैं मैक्सिमम कितना 40। प्रेस कर सकता हूँ? 40। 40। एक चीज आ गई। अच्छा, सिलेंडर का अगर ऑसिलेशन शुरू हो गया तो सिलेंडर ज्यादा से ज्यादा कितना बाहर आ सकता है? 20। 20 से ज्यादा अगर सिलेंडर बाहर आ गया तो हवा में चला जाएगा। भैया। हवा में चला गया तो पलट के गिर जाएगा नीचे, ऑसिलेशन बंद हो जाएगा। यानी कि अगर इस सिलेंडर के ऑसिलेशन का चांस है तो वो 40 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है या 20 सेंटीमीटर का एम्पलीट्यूड है? 20। 20, क्योंकि 20 से ज्यादा सिलेंडर उछला तो वो तो पानी से बाहर आ गया, खत्म हो गई बात, किस्सा ही खत्म। कोई ऑसिलेशन नहीं बनेगा। एक बार वो पूरा का पूरा पानी से बाहर आ गया, सारी बायोंसी और सारा बैलेंस और सारा ऑसिलेशन धरा का धरा रह जाएगा। वो हवा में आया, उछल गया, गिर गया, खत्म, दैट्स इट। तो अगर ऑसिलेशन कराना ही है तो ज्यादा से ज्यादा तुम ये रिस्क ले सकते हो कि वाटर के सरफेस पे आ जाए फिर दोबारा अंदर जाए। मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तुम कितना गेन करा सकते हो यहाँ पे? 20। 20। 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब इधर आओ, इधर सोचो, ज्यादा से ज्यादा कितना दबा सकता हूं नीचे? L एल by बाय 4। फोर। L/4। और अगर ऊपर उछालने की कोशिश करूं तो कितना उछाला जा सकता है? 3 L/4। 3L/4, बराबर।
लेकिन अगर मैं L/4 नीचे दबाता हूं तो ऊपर उछलेगा क्यों? वो 3L/4 क्यों ऊपर उछलेगा? क्योंकि जितना मैं नीचे दबाऊंगा उतना ही ऊपर आएगा। यस। तो यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है? L by एल 4. बाई फोर। L/4। वेरी गुड। तो अब आप मुझे इसका लॉजिक बताओ कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालें कैसे? क्या हम ऐसे बोलें द लेंथ विच इज इनसाइड, या हम ऐसे बोलें द लेंथ विच इज आउटसाइड, या हम ऐसे बोलें द लेंथ विच इज शॉर्टर? क्या बोलना चाहिए? द लेंथ विच इज शॉर्टर। द लेंथ विच इज शॉर्टर इज द करेक्ट आंसर। लेंथ इनसाइड भी नहीं बोला जाएगा, लेंथ आउटसाइड भी नहीं बोला जाएगा, क्योंकि किसी किसी सिचुएशन में अंदर वाली लेंथ सूट करेगी ऑसिलेशन के लिए, और किसी किसी सिचुएशन में बाहर वाली लेंथ सूट करेगी ऑसिलेशन के लिए। अब देखो, अगर मैंने L/4 दबाया है तो L/4 ही बाहर आएगा, और मैं ज्यादा से ज्यादा L/4 ही दबा सकता हूं। रिलेट कर पा रहे हो? यस सर। ओके, चलिए। ये क्वेश्चंस आते हैं जेई जैसी एग्जामिनेशन में, नीट सीईटी जैसी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और बड़े आसान होते हैं। हमारी जरा स्टडी अच्छी होनी चाहिए बस, और क्या। अच्छा, अभी से देखें। दो अलग अलग लिक्विड के लेवल्स हैं। एक रो डेंसिटी वाला है, एक 3 रो डेंसिटी वाला है। सिलेंडर है, 2 रो डेंसिटी, कुछ पोर्शन एक्स रो वाले में है और कुछ पोर्शन, जिसे मैं अभी लिखना चाहता हूं कि जो बचा हुआ पोर्शन है वो कितना होना चाहिए? L-X, इतना 3 रो वाले लिक्विड में। अब ये पूछ रहा है भाई एक्स कितनी है, बताओ। बड़ा आसान है। देखो, ओवरऑल इसके वेट को किसने बैलेंस किया, सोच के बताओ। तो फोर्स ऑफ बायोन्सी ड्यू टू फर्स्ट लिक्विड प्लस फोर्स ऑफ बायोन्सी ड्यू टू सेकंड लिक्विड। इसमें क्या सोचना है? तो सिंपल बात है, करेक्ट है। दोनों लिक्विड्स ने मिलकर बैलेंस कर दिया भाई उसको। अब m कैसे लिखूंगा मैं? तो m लिखूंगा सिलेंडर की डेंसिटी, जो कि 2 रो है, सिलेंडर का वॉल्यूम, जो कि A इंटू एल है, अगर हम ये क्लेम कर लें कि भाई इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, इंटू ग्रेविटी। पहले लिक्विड की बायोन्सी रो A एक्स जी, दूसरे लिक्विड की बायोन्सी 3 रो A L-X इंटू जी। चलो, आगे बढ़ने से पहले कमेंट करो ये समझा इक्वेशन यस यस। सभी को? सभी को समझी? कोई दिक्कत नहीं? यस सर। काटो। रो ए जी, रो ए जी, रो ए जी। इस तरफ क्या बच गया? 2L। यहां क्या बचा? x। यहां क्या बचा? 3L-3x। सॉल्व करो। 2x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L/2। क्या कहते हो? देख लो, चेक करो सही किया कि नहीं। सही हो रहा है? यस यस सर। परफेक्ट। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 35। ये आपका होमवर्क रहेगा, आप इसे ठीक से करेंगे। क्वेश्चन 35, थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस बीच में थोड़ी है, 34 मैं अभी ले रहा हूं, पहले मैंने आपको होमवर्क असाइन कर दिया। ये क्वेश्चन का आंसर आता है ए ऑप्शन, तो आप लोग इसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं 34 की। क्वेश्चन 34 अच्छा सवाल है। रीड इट केयरफुली। एक सिलेंडर है, उसका लेंथ L है, एक लिक्विड में पहले से सबमर्ज्ड है, और सबमर्ज कंडीशन को ध्यान से देखा जाए तो L/3 पोर्शन बाहर है, तो ऑब्वियस बात है 2L/3 पोर्शन अंदर होगा। लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है,
सॉरी, सिलेंडर की डेंसिटी 2 रो है, लिक्विड की डेंसिटी 3 रो है। अब हमने क्या करना है कि रो डेंसिटी का लिक्विड इसके अंदर और पोर करते जाना है। और कब तक पोर करना है? जब तक हम सिलेंडर के अपर फेस को बराबर से टच न कर लें। लिक्विड का लेवल और सिलेंडर का अपर एंड मैच करना चाहिए। तो पूछा है कितना लिक्विड डालोगे, कितना लिक्विड डालोगे, ये पूछा है। फौरन जवाब दे सकते हो बिना कैलकुलेशन के। L/3। L/3। ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। खाली रॉन्ग नहीं है, ये कैसा है? ये एब्सोल्यूट रॉन्ग है। देखो, ये लिक्विड पहले से भरा हुआ था, ठीक है। हम चेक करते हैं L/3 या क्या पता नहीं। ये सिलेंडर अपना पड़ा हुआ अंदर, ये ऐसे। अब दूसरा लिक्विड हमने पौर किया और ऐसे मान के चलते हैं कि हमें पता नहीं कि कितना पौर करना पड़ा। चलो ये मान के चलते हैं कि हमें पता नहीं है कि कितना पौर करना पड़ेगा, बट हमने एंड मैच कर दिया। और ये क्लेम करते हैं कि ये वाली लेंथ हमें पता नहीं है कितनी है, तो x है। तो बताओ बची हुई लेंथ कितनी होनी? L-3। अब कैलकुलेशन करते हैं। अगर कैलकुलेशन करने के बाद x L/3 आ गया तो तुम सही, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लिक्विड था इसकी डेंसिटी रो, नीचे वाला लिक्विड था इसकी डेंसिटी 3 रो, और सिलेंडर वाले की डेंसिटी जो है ना वो 2 रो है। अब अप्रोच वही है अपना, सिलेंडर का मास यानी कि उसका वेट बैलेंस्ड बाय फर्स्ट बायोंसी एंड बैलेंस्ड बाय सेकंड बायोंसी। अप्रोच वही है, अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। मास कैसे लिखोगे? 2 रो ALG, पहली बायोंसी रो AXG, दूसरी बायोंसी 3 रो AL माइनस XG। समझो बेटा, बात सही है? सही है बात यहां तक? यस सर। काटो। रो AG रो G रो AG कट गया। क्या क्या मिल रहा है? 12x 3l माइनस 3x। ये ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं 3 मल्टीप्लाई करके, डरना नहीं। सॉल्व करो। कितना आया है? L/2। L/2 आ गया। अब तुम तो बोल रहे थे L/3 आना चाहिए। क्या होगा पता है कि जब हम ये रो डेंसिटी का लिक्विड इसमें डालेंगे ना, तो सिलेंडर जो है हल्का सा ऊपर है। ऊपर उठेगा, क्योंकि उसमें भी तैरेगा ना वो, दोनों में तैरेगा ना। ऐसे थोड़ी है कि ये सिलेंडर फिक्स्ड है और इसमें तुमने लिक्विड डाला तो ये हिला ही नहीं, ऐसे कहाँ है? ये तो फ्लोटिंग है, तो वो उसमें भी फ्लोट करेगा, तो उस चक्कर में हल्का सा ऊपर उठ जाएगा। तो ये गलती नहीं करना आप अगली बारी प्रॉब्लम देख के कि भाई L/3 है तो L/3 आ जाएगा, 2L/3 है तो 2L/3 आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा। आपने कंडीशन ऑफ बायोंसी लगानी है दोनों लिक्विड्स पर, और उस हिसाब से अपने कैलकुलेशन को कैरी करना है। आ गया समझ में? यस यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यहाँ पे रुक जाते हैं। अगली क्लास में हम बचे हुए क्वेश्चंस इसके इंशाल्लाह खत्म करेंगे, और मे बी कपल ऑफ मोर लेक्चर्स ये मॉड्यूल अपना एंड हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये मॉड्यूल एंड होने पर हम लोग अच्छे खासे 60-70 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और ये ऐसे ही चलने दो, हाफ हाफ आवर के लेक्चर्स, ठीक ठीक। बट इतना काम आप लोग जरूर करो कि लेक्चर शुरू होने से पहले जो थियोरी है उसकी एक 10-15 मिनट ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस शुरू करने से पहले उस थियोरी को जरा अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि आपको मॉड्यूल का सीक्वेंस पता ही है कि अब अगले कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आप अटेम्प्ट भी कर सकते हो, या फिर चलो अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हो तो कम से कम उसकी थियोरी याद कर लो, उसको रिवाइज कर लो, और फिर आप लेक्चर्स को सुनो। रुक जाएं।